भाई भाषण मत दो, अब सिस्टम की बात करो। सिस्टम चलता है एग्रीमेंट से, सिस्टम भाषण से नहीं चल सकता। हमारे कैंडिडेट ने एफिडेविट दिया है चुनावी मुद्दों का, यही हम लोगों को बांटेंगे। हम नई क्रांति लाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री भाषण देते रहेंगे, मुख्यमंत्री भाषण देते रहेंगे? नहीं। जब तक जिस पद पे जो बैठा है, जब तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं सहन करेगा, तय करेगा, तो तब तक कुछ होने वाला नहीं। वोट के बदले उनको 5 साल सिर्फ पछताना ही पड़ता है, उनको कुछ भी हाथ नहीं आता। वही लोग कांग्रेस में है, वही लोग भाजपा में है। गरीब गरीब नहीं है, ये उसको जागना पड़ेगा। भी गरीब, तू गरीब है ही नहीं, पहली बात तो वो मुर्दा है। इतनी सारी मुश्किलें हैं, लेकिन जनता फिर भी कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कौन लाने वाले हैं? राम तो सदियों से हैं। अब जो नेता, जिसको हम लीडर बोलते हैं इस देश को, जिसको चाबी सौंप दी हमने इस देश को चलाने की, सिस्टम को चलाने की, सब कुछ जिसको सौंप दिया, वो लोग धूर्त हैं, वो पाखंडी हैं, वो बहरूपी हैं। चुनाव खत्म होते हैं, सभी जो नेता है वो भूल जाते हैं धरातल पर क्या कुछ काम करवाने थे। जनता जनार्दन शब्द को हटाकर एक जागरूक नागरिक बने। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। को बता दें कि चुनावी साल है और चुनावी साल के अंदर मौसम की गर्मी के साथ साथ चुनावी गर्मी भी देखी जा रही है। लगातार देखा जा रहा है कि सभी पार्टियां जो है प्रचार प्रसार करने में भी लगी हुई है। हरियाणा के अंदर भी चुनाव होने हैं। हरियाणा के करनाल से लोकसभा प्रत्याशी जो है भाजपा की ओर से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में जो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से भी दिव्यांशु गुद्दी राजा जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो जो है चुनाव लड़ेंगे। और भी कई पार्टियां जो है सामने निकल कर आ रही है। तो इस कड़ी में भारतीय क्रांतिकारी सेना की तरफ से स्वामी अग्निवेश खट्टर साहब के खिलाफ जो है चुनाव लड़ेंगे। इनसे बातचीत भी करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, क्या लगता है जो भाजपा सरकार है वो केंद्र में भी है और हरियाणा में भी है, क्या आप जो है उनके खिलाफ चुनाव लड़ सकेंगे? बिल्कुल हम लड़ सकेंगे, क्योंकि देश के अंदर हम नई क्रांति लाना चाहते हैं। इस देश के अंदर हमारे महापुरुष भगत सिंह जी, सुखदेव जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी, इनके विचारों के सुन के हम बड़े हुए हैं। मैं भारतीय क्रांति सेना द्वारा उम्मीदवार घोषित किया गया हूँ। स्वामी जी, मुद्दों की बात करें तो किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? हमारे 10 मुद्दे हैं, 10 नए कदम हैं। पहला नए कदम, हम इस देश के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए मैं लोकसभा में बिल पारित करवाऊंगा। भाजपा के समय में भी जो है महिला बिल पास हुआ है। हाँ, बीजेपी सरकार ने महिला बिल पास किया था, मगर वो लागू नहीं हुआ। जो जनता ने मेरे को चुनकर भेजेगी तो मैं तुरंत लोकसभा में इसको 2024 में पारित करवा दूंगा। सर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करें तो क्या उन मुद्दों पर भी आप चुनाव लड़ोगे? शिक्षा फ्री का ये नारा देते थे, कहाँ है शिक्षा फ्री? स्वास्थ्य के बारे, सरकारी हॉस्पिटलों में मंत्री का बच्चा विदेशों में पढ़ता है, इलाज विदेशों में करवाता है, और यहाँ मंत्री का कोई भी बच्चा, बड़े बड़े धंधा सेठों के बच्चे प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करवाते हैं। ये क्या का न्याय है देश के अंदर? सर, हरियाणा के अंदर बात करें, शिक्षा के नाम पर स्कूल नहीं है और अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, तो ऐसे में फिर भी जो है जनता भाजपा को ही पसंद करती है। बिल्कुल भी नहीं पसंद करेगी। मैं लोकसभा में जनता के लिए मैं वादा करता हूँ, सभी के लिए शिक्षा फ्री की योजना करता हूँ मैं, और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उन पर अंकुश लगवाऊंगा। रोजगार के लिए क्या कुछ करोगे? जो युवा है वो पढ़ लिख जाते हैं फिर उनको रोजगार नहीं मिलता। देश के अंदर रोजगार देंगे हम। यदि मैं रोजगार नहीं देता तो मेरे पर धारा 420 की लगनी चाहिए। मैं करनाल क्षेत्र
की जनता से अपील करता हूं, जो भारतीय क्रांति सेना ने एग्रीमेंट जारी किया है, मैं उसी के अनुसार कार्य करूंगा और मैं लिखित कोर्ट के आदेश के अनुसार काम करूंगा। मैं कोई पेंशन नहीं लूंगा, बिल्कुल भी ना कोई सुरक्षा लूंगा मैं। स्वामी जी, बात करें जब भी चुनाव आते हैं तो सभी पार्टियां जो है बड़े बड़े वायदे करती है, और अगर भाजपा की भी बात करें तो उन्होंने भी बड़े बड़े वायदे किए थे, बहुत सी योजनाएं चलाई थी गरीबों के लिए, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं होता। जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं सभी जो नेता है वो भूल जाते हैं धरातल पर क्या कुछ काम करवाने थे। धरातल पर बिल्कुल भी काम नहीं हुए, 10 सालों के अंदर कुछ भी बिल्कुल भी काम नहीं आपको भी पता है काम नहीं हुए हैं, आप भी कह रहे हो धरातल पर भी यही हाल है, तो ऐसे में जो है आप क्या कुछ करेंगे जनता से क्या अपील करते हैं? हुआ। मैं जनता से अपील करता हूं, अब की बार मेरे को मौका दो, जितने भी वादे करूंगा पूरे करूंगा मैं। यदि मैं नहीं करता तो मेरे पे 420 की धारा लगनी चाहिए और मैं उसके लिए सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। अगर एग्रीमेंट की बात करें तो कोई भी पार्टी एग्रीमेंट नहीं कर रही है, आप क्यों एग्रीमेंट कर रहे हो? मैं झूठे वादे करते हैं, झूठे की तरह झूठ भी सच नहीं होती, हम सच्चाई से कहते हैं। बिल्कुल हम एग्रीमेंट लिख कर देता हूं मैं, और भारतीय क्रांति जन सेना ने जो वादा किया है बिल्कुल साफ छवि से वादा किया है। इतनी सारी मुश्किलें हैं लेकिन जनता फिर भी कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कौन लाने वाले हैं? राम तो सदियों से हैं, वो तो कण कण में है, परमात्मा तो कण कण में है। ये तो कहने गुमराह करने के, वो गुमराह करने के लिए वो कर रहे हैं। जनता के झूठे वादे में नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो अंत में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी जनता से अपील है कि अब की बार एक ईमानदार उम्मीदवार स्वामी अग्निवेश को भारी मतों से विजय बनाकर और लोकसभा में पहुंचाने की कष्ट करे। सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी है, तो ऐसे में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से यही अपील करना चाहेंगे, देखो ये एक दौर होता है, 5 साल बाद बड़े बड़े वादे लेकर ये पार्टियां इसी टाइम, जैसे कहते हैं ना कि बरसात के दिनों में मेंढक नजर आते हैं, ठीक है ना, ये 5 साल बाद इसी तरह नजर आते हैं बड़े बड़े वादे लेकर। ये वादे कौन से होते हैं? खाली वक्तव्य वाले वादे होते हैं, ठीक है ना। मैं भी कह दूंगा मैं ये यहाँ पर ये चीज बनाऊंगा, इतनी पार्कें बनाऊंगा, इतना फ्री राशन बांटूंगा, इतनी ये करूंगा, इतनी वो करूंगा, लेकिन मैं बनने के बाद नहीं करता, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं एक भोंक के या एक घोषणा पत्र दे के दुनिया को चला आया हूँ, ठीक है ना। मेरे आपके पास कोई सबूत नहीं है इस चीज का कि मैं सिर्फ बोला था, लेकिन मैं वादों से मुकर गया हूँ। आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये जनता को एक सब्ज बाग दिखाने के लिए आते हैं इस टाइम। तो ऐसे में भारतीय क्रांतिकारी सेना जो है किन किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच में उतरेगी? हम देश के जितने भी हैं, अपना युवा बेरोजगार जो घूम रहे हैं, किसान है जो आंदोलन में बैठे हुए हैं, और जो जितने भी आम जनसी नागरिकों की समस्याएं हैं या देश के जितने भी मुद्दे हैं, हमने लगभग अपने एग्रीमेंट के जरिए वो उतार के दिए हैं, लगभग 10 पॉइंट के करीब हैं। हम वक्तम और लिखतम की जंग में शामिल हैं। हमारा जो सा लिखतम है जिसको कहते हैं कि घोषणा पत्र एग्रीमेंट, हमने ये एग्रीमेंट के उतार के लिखा हुआ है। उसमें हमने ये भी लिखा हुआ है कि हमारे कैंडिडेट्स ही हमारे साथ है, इन्होंने लिख के दिया हुआ है कि अगर हम इन 10 मुद्दों से मुकरते हैं तो जनता को अधिकार देते हैं कि वो 420 का मुकदमा हमारे खिलाफ, क्योंकि जनता देखो, जनता का मतलब है कि वोट देकर वो अपने भावी प्रतिनिधि को चुनती है, वोट के बदले उनको 5 साल सिर्फ पछताना ही पड़ता है, उनको कुछ भी हाथ नहीं आता। अब हम जनता को विकल्प दे रहे हैं कि उनको वोट के बदले, वोट का मतलब है कि सरकारी खजाने की चाबी देकर वो चले आते हैं, उस खजाने को वो अंधाधुंध जैसे मर्जी अपने ऊपर या जैसे भी अपने परिवार के ऊपर या अपने रिश्तेदार या अपने ऊपर जैसे भी वो खर्च करते हैं निर्विघ्न होकर। लेकिन जनता सिर्फ 5 साल के पछतावा उनके हाथ में आता है, उनके हाथ में कुछ नहीं आता। अब हम जनता को नया विकल्प देने जा रहे हैं कि अगर वो वोट देकर चले आते हैं, उनके बदले में भी उसको कुछ मिलना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो सरकारी खजाना आपको सौंप रहे हैं।
उनके बदले में आज से पहले उनको कुछ नहीं दिया गया, लेकिन हम एग्रीमेंट के जरिए उनको देना चाह रहे हैं 10 पॉइंटों के जरिए कि अगर वो हमको सरकारी खजाने की चाबी देकर चले आते हैं, उनके बदले में भी उनको कुछ बनता है कि उनको हम क्या दे सकते हैं। उनको हम ये एग्रीमेंट दे रहे हैं कि अगर हम उनके वायदों से मुकरते हैं, वो हमारे खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। मेरा नाम सरदार कुलजीत सिंह है, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय क्रांतिकारी सेना से। जनता से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि वो अपने आप को जनता ना समझे, क्योंकि इस देश के अंदर जनता जनार्दन एक ऐसा शब्द है कि जो मुर्दों का नाम है। मैं ये कहता हूं कि पूरे भारत के लोग जनता जनार्दन शब्द को हटाकर एक जागरूक नागरिक बने, जैसे फॉरेन के अंदर है। हमारे यहाँ पर क्या है, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कुछ ना कुछ इन शब्दों के जाल में उलझा रखा है इन्होंने, इन नेताओं ने। इनसे बात करें गरीबी की तो देश को जो है 75 साल से भी ज्यादा हो जाते हैं आजादी को, लेकिन देश के अंदर से गरीबी नहीं जाती है। जो सुविधाएं उन तक पहुंचनी चाहिए गरीबों तक, वो नहीं पहुंचती है। पहुंचेंगी कैसे, क्योंकि कोई गाइड मैप नहीं है ना। अब जो नेता जिसको हम लीडर बोलते हैं इस देश को, जिसको चाबी सौंप दी हमने इस देश को चलाने की, सिस्टम को चलाने की, सब कुछ जिसको सौंप दिया, वो लोग धूर्त हैं, वो पाखंडी हैं, वो बहरूपी हैं। अब जो लोग हैं हमारे भारत के, वो जागरूक नहीं है, क्योंकि वो उनसे कभी सवाल ही नहीं करते। कहाँ सवाल करते हैं? अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो क्या कहते हैं, भी हम गरीबी को दूर करेंगे। अब 80 करोड़ लोगों को वो 5 किलो राशन दे रहे हैं। ये गरीबी बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, हमारी समझ से बाहर। सर मोदी जी तो विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं और कह रहे हैं 2047 तक भारत देश जो है वो विकसित हो जाएगा। क्या विकसित हो पाएगा भारत देश? विकसित तो होगा नहीं। जिस हिसाब से सिस्टम चल रहा है, ये नेता जरूर विकसित होते जाएंगे, और लगातार हो रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं और अब भी होते रहेंगे। विकसित का मतलब होता है कि अब ये रोड है। विकसित का मतलब ये कहते हैं भी हमने सड़कें बना दी, हाईवे बना दिए। अब मैं लोगों को ये बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना, जो ये हाईवे नितिन गडकरी जी कहते हैं हमने बना दिया, ऐसा डेवलप कर दिया, ये डेवलपमेंट जो हो रही है प्राइवेट कंपनियों की हो रही है। ये उनके लिए धंधा क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि वो जो सड़कें हैं ना, उनके जो ओनर है वो प्राइवेट कंपनी है। वो उसके अंदर जाने की भी फीस लेता है और बाहर निकलने की भी फीस लेता है। तो इसमें सरकारी रोड का है, सरकार का क्या इन्वॉल्वमेंट है? सरकार कहाँ बना रही है? सरकार का मतलब तब होता जब सरकार सरकारी रोड बढ़िया बनाती, जिसके ऊपर हम चलते हैं, जिसके लिए हम टैक्स पे करते हैं, और इतना टैक्स पे करते हैं। पहले हम गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पे, गाड़ी खरीदते वक्त कहते हैं एक गाड़ी 10 लाख की कीमत हो तो 18 लाख में पड़ती है, 8 लाख रुपए तो टैक्स पे कर रहे हैं हम। इतना करोड़ों रुपया, खरबों रुपया टैक्स देने के बाद हमारा पैसा जा कहाँ रहा है? तो सर भारतीय क्रांतिकारी सेना किन मुद्दों को लेकर जो है चुनाव लड़ेगी? हमारे पास जो मुद्दे हैं, सिस्टम के लिए मुद्दे हैं टोटली, क्योंकि सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो सिस्टम सुधरेगा। अब हर आदमी सिस्टम में पिसता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सरकारी ऑफिस की। सरकारी ऑफिस में आए दिन हम देखते हैं, रोते हैं लोग, वहां पर भी सरकारी दफ्तरों में चक्कर पे चक्कर लगते हैं, जबकि आम नागरिक की कोई भी इतना भी फॉल्ट नहीं होता। भ्रष्टाचार के नाम पे भी हम भ्रष्टाचार, लोग कह तो देते हैं भी सभी भ्रष्टाचारी है, लेकिन नहीं। अगर सरकारी ऑफिस के कर्मचारी सही काम करेंगे, उनको डर होगा, तो काम क्यों नहीं होगा? लेकिन पीसता है हर आदमी। हमने एक सिस्टम के तहत बात की कि हमारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर बन गया, उसकी ड्यूटी निश्चित करेंगे, कर दी हमने 9 से 5 सेक्रेटेरिएट में बैठेगा, जहां पर डीसी अपने आप को लाट साहब समझता है, आईपीएस एसपी अपने आप को लाट साहब समझता है। उनका कोई टाइम टेबल नहीं है। 9 बजे ऑफिस का टाइम होता है, वो 10 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन तनख्वाह, भत्ते, गाड़ियां और बंगले, नौकर चाकर सब लेते हैं। सर जनता का एक ही सवाल हमेशा रहता है कि जब भी चुनाव होते हैं वोट मांगने आ जाते हैं, फिर 5 साल के लिए भूल जाते हैं। सत्ता में चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे भाजपा रही हो, लेकिन गरीब जो है वो गरीब ही है अभी तक। गरीब गरीब नहीं है, ये उसको जागना पड़ेगा। भी गरीब, तू गरीब है ही नहीं। पहली बात तो वो मुर्दा है। गरीब तो एक अलग डेफिनेशन है, वो तो मुर्दा आदमी है। भारत के लोग, मैं कहता हूँ मुर्दा है। सर मुर्दा कैसे हुए? मैं बताता हूँ। जब 5 साल में एक बार वोट मांगने आते हैं हम, कोई कांग्रेस वाला आ गया, कांग्रेस कंपनी से कोई उम्मीदवार हमारे दरवाजे पे आ गया, हम उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, वो भी हाथ जोड़ता है, और क्या कहते हैं, हाँ जी आपकी वोट है भाई साहब। वो चला जाता है, पीछे पीछे भाजपा वाले आ जाते हैं, उसको भी वही बात बोलता है, हाँ जी भाई साहब, तुसी तो वही कष्ट किया, वोटा ही तुहाडियां ने। फिर आएगा इनेलो वाला, कोई जेजेपी वाला, सबको यही बात बोलते हैं। मुर्दा इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि वो लोग खुल के ये नहीं कह सकते
कि आप वोट क्यों मांग रहे हो, हम आपको वोट क्यों दें, बताओ आपका क्या प्लान है। जैसे सुरक्षा के बारे में हमारा क्या प्लान है, डेली अखबारों में आता है रेप, मर्डर, चोरियां, डकैतियां, हर रोज खबरें आती है। भाई क्राइम इतना बढ़ रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग? आप अपनी तो सुरक्षा ले रहे हो बढ़िया, मेडिकल फैसिलिटी ले रहे हो बढ़िया, लेकिन हमारे सरकारी हॉस्पिटल में क्या है, अल्ट्रासाउंड की मशीन तो हमारे को दान में मिल रही है पंजाब से, सरबद्दा ब्लड ट्रस्ट। पानीपत की बात कर रहा हूं मैं, करनाल में भी ऐसी ही होगा। उनसे सवाल करना चाहिए वोटर को, भी आप मेडिकल फैसिलिटी तो लेते हो इतनी बढ़िया, लेकिन हमें क्यों नहीं मिलती? जब ये सवाल करना सीखेंगे ना, और पढ़े लिखे जो बेरोजगार डिग्रीदार जो विदेश भाग रहे हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि जो भी कोई वोट मांगने आता है, आप उनसे सिर्फ अपने मुद्दे की बात करो कि हमारा रोजगार गारंटी कानून कब बनेगा, कब बनेगा, सिर्फ सवाल पुटअप करो भी हमारे रोजगार के लिए क्या प्लान है तुम्हारे पास। सिर्फ चिता रहा हूं, मुर्दा लोगों को कह रहा हूं, जागो, तुम मुर्दे मत बने रहो। कभी कांग्रेस को कभी भाजपा को वोट देते देते थक गए हो गया, हम थक चुके हैं सिस्टम से। वही लोग कांग्रेस में है, वही लोग भाजपा में है, और यही बातें हर आदमी करता है, चाहे शादी हो, चाहे कहीं मरगत हो, चाहे दरी बिछी हुई, कहीं पे भी चले जाओ यही बात करते हैं, सारे चोर लुटेरे हैं भाई, सारे एक जैसे हैं भाई। तो मैं सिर्फ मुद्दे की बात यही कह रहा हूं, जब तक भारत का सिटीजन नहीं जागेगा, किसान नहीं जागेगा, जैसे मैंने बेरोजगारों को बोला, आह्वान किया कि पढ़े लिखे बेरोजगारों, वोट डालने से पहले इनसे सवाल करो, 5 साल में एक बार लाइन में लग के वोट डाल के मत आओ, अपना रोजगार की सवाल करो। इनके पसीने आ जाएंगे उसी टाइम में, लोग तो सवाल करने लगे। किसान किसान पूरे हरियाणा का नहीं, पूरे भारत का किसान से सवाल करे भी मेरी फसल नीलाम होती है बड़े बाजार मंडियों में, लेकिन जब मैं खार का कट्टा या कोई दवाई लेने जाता हूं तो मुझे लाला के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। मेरी इस फसल की लागत मूल्य और मेरा प्रॉफिट क्यों नहीं मिलता? मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया को डिजिटल बनाएंगे। जब डिजिटल इंडिया बनेगा तो कोई ना कोई दिक्कतें तो आएंगी, सिस्टम सुधरने में समय लगता है जी। मेरे पास पूरा गाइड मैप है, मैं प्रधानमंत्री मनोहर लाल खट्टर, यहां तक कि मैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक को मैं चंडीगढ़ सेक्टर 17 में सुझाव दे के आया हूं। ऐसे ऐसे करो, सरकारी ऑफिस के अंदर कबूतर बीट करेंगे, आदमी कोई काम करने कराने वाला नहीं मिलेगा। मैंने खुद गाइड मैप दे रखा है, नगर निगम कमिश्नर पानीपत को मैं दे चुका हूं गाइड मैप, मैं सर ऐसे ऐसे काम करो। नगर निगम पानीपत एक इतिहास रच देगा, यहाँ से यहीं से सैंपल बनेगा, प्रोडक्शन वैसे ही कर देंगे हर डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन वो पता क्या कहते हैं, मैं खुल के कहता हूँ ये बात क्योंकि मैं दे चुका हूं उनको, वो कहते हैं कर तो दे, लेकिन हम क्या करें, हमारे हाथ बंदे हैं, ऊपर से हमारे पास ऐसे ऑर्डर नहीं है, हम क्या करें। आप रोजगार की बात कर रहे हो, युवाओं को रोजगार तो मिल रहा है, सरकार जो है विदेशों तक रोजगार दे रही है। ये तो विफलता है ना उनकी, मूर्खों की, जो ये कह रहे हैं ना सरकार, ये तो विफलता है, मूर्खता है। ये तो जो काम विदेश में हमारे आदमी जाके वहां पढ़ लिख के जो बेचारे पढ़ाई के नाम पे जा रहे हैं, रोजगार के नाम पे, ये यूक्रेन में भेज रहे हैं या इसराइल में भेज रहे हैं, इसराइल में ये क्या कह रहे हैं, अपने बच्चों को भेजो ना, अपने बच्चों को भेजो। आप क्या करोगे युवाओं के लिए? देखो हमारे पास एक योजना है, हमने कहा भी जो सरकार के अभी तक पॉलिसी बनती है ना, वो क्या है, बाबा रामदेव हो चाहे अडानी अंबानी हो, कोई भी बड़े बड़े जो टाटा बिरला हो, ये क्या करती है कि इनकी पॉलिसी है कि उन लोगों को ये लोन और जमीन प्रोवाइड करवाते हैं बहुत कम प्राइस पे, और क्या कहते हैं ये फैक्ट्री लगाएंगे तो ये रोजगार क्रिएट करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। हम ये कह रहे हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बेरोजगार जितने पढ़े लिखे हैं उनकी सोसाइटियां बनाएंगे, जो कानून उनके लिए है वो बेरोजगारों को जमीन, क्योंकि पढ़ लिख के 30 साल जिन्हें बिताए हैं, डिग्रियां ली हैं पढ़ लिख के, पैसा भी लगा है, अब उनके पास रोजगार के लिए साधन नहीं है, जमीन नहीं है, मशीनरी नहीं है, पैसा नहीं है। हमने कहा भी अब वो सोसाइटी बना के 10-20 आदमियों की, उनको वो चीज दो, जमीन प्रोवाइड सरकार कराए, लोन के लिए पैसा करे, और फिर वो ही रोजगार क्रिएट करेंगे ना। सरकारी जो उद्योग होगा, क्योंकि फिर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कुछ तो है, या सरकार सिर्फ भाषण देगी, प्रधानमंत्री भाषण देते रहेंगे, मुख्यमंत्री भाषण देते रहेंगे? नहीं, जब तक जिस पद पे जो बैठा है, जब तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी नहीं सहन करेगा, तय करेगा, तो तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो बेरोजगारों के लिए पूरी प्लान है कि हम उनको सरकारी जमीन और सरकारी लोन प्रोवाइड कराएंगे, ताकि वो भी अंबानी अडानी की तरह बड़े बड़े अपने फैक्ट्री लगाए, वो अपने रोजगार क्रिएट करेगा, वो अपने आप ही देगा ना लोगों को रोजगार। मैं जनता को क्या कहना चाहेंगे? भाई जनता को मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, और भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार और जो इनके बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो सत्ता में बैठे हैं भाजपा के, भाई भाषण मत दो, अब सिस्टम की बात करो। सिस्टम चलता है एग्रीमेंट से, सिस्टम भाषण से नहीं चल सकता। हमारे कैंडिडेट ने एफिडेविट दिया चुनावी मुद्दों का, यही हम लोगों को बांटेंगे,
और यही हमने अपने नॉमिनेशन फॉर्म के साथ फाइल में लगा दिया है। अब लोगों को हम ये कह रहे हैं कि और मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राहुल गांधी हो, भाई अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है ना, तो आप भी अपना घोषणा पत्र को ना एग्रीमेंट में कन्वर्ट कर दो। हमने कन्वर्ट कर दिया एफिडेविट। एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत की है देश के अंदर। अगर कैंडिडेट मुकरता है मुद्दे से तो कोई भी वोटर उसके खिलाफ आईपीसी की 420 के तहत मुकदमा दर्ज करा सकता है। गारंटी होनी चाहिए ये। अगर मनोहर लाल जी, मैं फिर कह रहा हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है तो बड़े बुजुर्ग, अगर राजनीतिक दृष्टि से देखता हूं तो ये मेरे लिए 2 कौड़ी के भी नहीं है, क्योंकि सब जनता का खाते हैं, सब इस देश के नागरिकों का खाते हैं। नौकर हमारे हैं तो इनको मैं जी भी लगाना नहीं समझता। अच्छा भाई, इन्होंने अगर माँ का दूध पिया है ना, मैं तो फिर कह रहा हूं चैलेंज है ये, आप भी ऐसी ही गारंटी दो, विकास अपने आप ही हो जाएगा इस देश का। क्योंकि नेता को जब तक डर नहीं होगा ना, भी कानून भी मेरे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है, मैं भी जेल में जा सकता हूँ, वो भी सिर्फ एक नागरिक की वजह से, भी मैंने नागरिक को झूठा वादा किया। भाई मोदी जी की गारंटी तो आप सबने सुनी ही होगी। आज जो है भारतीय क्रांतिकारी सेना की भी गारंटी आपने देख ली है। एफिडेविट के जरिए जो है वोट मांगेंगे, और आप देख सकते हैं कि ये एफिडेविट है। इस एफिडेविट को जो है जनता के बीच में लेकर जाएंगे और जनता को देंगे। इन्हीं से हमने बातचीत की है। वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।